Assalamualaikum. Welcome to the Software Engineering 2 and the Software Verification and Validation course in lecture number 9. And today we discuss the new chapter, that is the chapter number 11, Reliability Engineering. जैसे कि आपको पता है कि ये कोर्स हमारा प्योरली बेस्ड है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के हवाले से, जिसमें हम हर तरह की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करेंगे, चाहे वो रिलायबिलिटी की हो, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, सेफ्टी की हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी हम वन बाय वन वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा हमारे सिस्टम में मौजूद है। तो अगर मौजूद है तो फिर उसके लिए क्या हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद है। जैसे कि इस चैप्टर में हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि हम किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी जो है वो किस हद तक हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली टुडे वी डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसका। फिर हम रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद हम फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, और प्रोग्रामिंग फॉर रिलायबिलिटी क्या चीज़ होती है, रिलायबिलिटी मेजरमेंट कैसे होती है, कि फाइनली हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि क्या किसी सिस्टम में किस हद तक रिलायबिलिटी जो है वो मौजूद है। तो ये हमारा बेसिकली डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी बेसिकली in general the software customer expect the all software to be dependable। बेसिकली हम किसी प्रोडक्ट को ख़रीद के लाते हैं तो हमारी उनसे क्या उम्मीदें होती हैं, यानी यही होता है ना एक रिलायबिलिटी। आप एक शूज़ ख़रीद के लाए, आप कोई अपना ड्रेस ख़रीदते हैं या कोई भी गैजेट ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, तो आपकी बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं उस चीज़ के हवाले से। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर रिलायबिलिटी है कि हम देखते हैं उससे इतने डिपेंडेबल होते हैं उस चीज़ से कि वो चीज़ कैसे परफॉर्म करती है। यानी कोई आप ऐसी चीज़ तो नहीं ख़रीद के लाएंगे ना कम से कम के जो बिल्कुल परफॉर्म ना करे या अपनी लाइफ से पहले ही डाई डाउन हो जाए, तो वो तो रिलायबल चीज़ नहीं होगी। For non-critical application they will be accept the some system failure। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी के हवाले से, तो यही बात है कि सॉफ्टवेयर जो कस्टमर है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर से, उसकी रिलायबिलिटी होगी। और जैसे नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें इस चीज़ की गुंजाइश हो सकती है कि फेलियर आ सके, एक्सेप्ट किया जा सके। लेकिन जो क्रिटिकल सिस्टम में उसमें कस्टमर ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके अंदर कोई फेलियर आए, लेकिन नॉन क्रिटिकल सिस्टम में ऐसा हो सकता है। सम एप्लीकेशंस हैव वेरी हाई रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सम स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक में बी यूज टू अचीव दिस। यानी कुछ सॉफ्टवेयर जो क्रिटिकल नेचर के होते हैं उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यानी क्रिटिकल होती है। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स जो ओवरऑल सिस्टम है डिज़ास्टर कर जाएगा। या अगर आप देखें, आपने हार्ड रियल टाइम सिस्टम अगर पढ़े हों तो वो बेसिकली ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं होती कि आप करेक्टनेस को फेलियर कर सकें या उसको डिनाई कर सकें। तो बेसिकली मेडिकल सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन एंड पावर सिस्टम, एरोस्पेस सिस्टम, यहाँ पे बिल्कुल रिलायबिलिटी 100% चाहिए। अगर आप इसको अचीव नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, ये कोई ऐसी मिसहैप हो जाएगी जिससे ओवरऑल आप कोई इंसानी डेंजर भी हो सकता है या इंसानी ज़िंदगी का, या कोई और फाइनेंशियल डेंजर भी हो सकता है, एंड सो फोर्थ। अब फॉल्ट्स, एरर्स एंड फेलियर्स क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। ह्यूमन एरर या मिस्टेक, यानी ह्यूमन बिहेवियर दैट इज़ द रिज़ल्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉल्ट्स इनटू द सिस्टम। यानी ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है एक सिस्टम से
कि वो कोई फॉल्ट उसमें डाल देता है, यानी कोई फॉर एग्जांपल a wilderness weather system programmer might decide that way to compute the time for next transmission is add 1 hour to current time. This work except when the transmission time between 23 and midnight of the 00 in 24 clock. तो इस तरह आप देखें कि वो गलती कर लेता है, क्योंकि बेसिकली एक घंटा ऐड करना है, तो अगर वो ये चीज़ देखे बगैर कि क्या उसके बाद कहीं मिडनाइट तो नहीं आ रहा, तो इस तरह गलती हो सकती है। सिस्टम फॉल्ट क्या होता है? ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट लीड टू द सिस्टम एरर, यानी कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम की खसूसियात वायलेट हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है उसके अंदर, यानी वो 1 और ऐड किया, उसकी वजह से बग़ैर किसी चेकिंग के सिस्टम ने या एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट शुरू कर दिया, तो ओवरऑल फॉल्ट हो गया सिस्टम का। सिस्टम एरर जो है, एरेनियस सिस्टम स्टेट दैट कैन लीड द सिस्टम बिहेवियर दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। ये वो तो ज़ाहिरी को गलती हो सकती है, लेकिन इसमें जो एरेनियस होती है बात, उसमें ये चीज़ होती है कि कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ जाए, यानी मैं जो उम्मीद कर रहा था उसके बरक्स कोई चीज़ होना शुरू हो गई सिस्टम में, तो वो सिस्टम एरर होगा। नेक्स्ट चीज़ है सिस्टम फेलियर। एन इवेंट अकर द सम पॉइंट इन टाइम व्हेन द सिस्टम डज नॉट डिलीवर द सर्विस। ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक सिस्टम ने कोई सर्विस देनी थी या कोई फंक्शन परफॉर्म करना था, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से सिस्टम फेलियर की तरफ चला गया। इसके अलावा आगे बात करें तो फेलियर आर यूजुअली रिजल्ट्स ऑफ द सिस्टम एरर दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फॉल्ट्स इन द सिस्टम। बेसिकली फेलियर कहाँ से पैदा होते हैं? जब कोई सिस्टम में फॉल्ट हो या कोई ख़राबी हो, वो किसी भी हवाले से ख़राबी हो सकती है, वो हर लेवल, यानी मैंने आपको उसमें एक एग्जांपल भी दी है। हाउएवर द फॉल्ट डू नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन द सिस्टम एरर। कि फॉल्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम एरर की वजह से आए, वो ऐसा भी हो सकता है कि एरेनियस सिस्टम स्टेट रिजल्ट फ्रॉम द फॉल्ट मे बी ट्रांजिएंट एंड करेक्ट बिफोर एन एरर अराइज। इस तरह भी हो सकता है। द फॉल्ट कोड में बी नेवर एग्जीक्यूटेड, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एरर डू नॉट नेसेसरली लेड टू अ सिस्टम फेलियर। कि जो एरर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम फेलियर की वजह से आएँ। एरर कैन बी करेक्टेड बाय द बिल्ड इन एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। एरर वो डिटेक्ट हो सकता है, फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं। द फेलियर कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द बिल्ड इन प्रोटेक्शन फैसिलिटी। तो इस तरह भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे प्रोटेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज फ्रॉम द सिस्टम एरर, कि जो आपके सिस्टम की रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द सिस्टम एरर। फॉल्ट मैनेजमेंट क्या होता है? फॉल्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि फ़ॉल्ट अवॉइड किया जाए। पहली टेक्निक आप कह सकते हैं फॉल्ट मैनेजमेंट की, फॉल्ट अवॉइडनेस, एंड द सिस्टम इज़ टू डेवलप in the such a way that human error is avoided and thus the system fault are minimized। यानी अगर आप एक ह्यूमन एरर को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो फॉल्ट ज़ाहिर है वो कम हो सकती है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज सो दैट द फॉल्ट इन द सिस्टम आर डिटेक्टेड एंड रिपेयर्ड बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर। जब उस सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही हो, उसी दौरान अगर एरर डिटेक्ट कर लिए जाएं और फिर उनको ठीक करके रिपेयर करके डिलीवर किया जाए, तो एक ये तरीक़ाकार हो सकता है। दूसरी टेक्निक हो सकती है फॉल्ट डिटेक्शन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन टेक्निक आर यूज्ड टू डिस्कवर एंड रिमूव द फॉल्ट इन द सिस्टम। यानी हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की, उसकी मदद से भी आप फॉल्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं ऑन कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। तो ये हो सकता है। फॉल्ट The system is designed to fault in the delivered software do not result in the system failure। कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं कि शायद उनका सिस्टम की रिज़ल्ट पे कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं पड़ता, यानी सॉफ्टवेयर रिज़ल्ट सही परफॉर्म करते रहते हैं, यानी मतलब उसमें कोई फेलियर ना आ रहा हो,
तो इसको टॉलरेट किया जा सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, एंड सो फोर्थ। तो ये 3 फॉल्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ड्यूरिंग द एंड परफॉर्म होती हैं। मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आज के लेक्चर में बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने कवर किया कि रिलायबिलिटी मैनेजमेंट में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, फॉल्ट्स और फेलियर एरर्स को समझा एक एग्जांपल के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। आगे हम इस चैप्टर को मज़ीद आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।